दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जो भी हमको न्यूज़ निकल कर सामने आती है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में हो, स्पेशली जो है बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में ही हम न्यूज़ जो है अभी तक कवर कर रहे हैं। बाकी आपके सभी के एग्ज़ाम जो है लगे हुए हैं। यूपी टेट की डेट आप जानते हैं और सी टेट का एग्ज़ाम तो हो ही चुका है। इसके अलावा जैसे ही कुछ यूपीपी के बारे में भी खबर निकल कर सामने आती है और यूपी होमगार्ड की भी अगर खबर कोई सामने निकल कर आती है तो हम उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यूपी होमगार्ड के लिए हमारी जीएस की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम जो है ज्योग्राफी के सवाल अपने देख रहे थे और इसमें हमने जो है जो विश्व का भूगोल था उससे संबंधित सवालों को कवर कर लिया था। और हम भारत के भूगोल से जितने भी सवाल आपके चाहे वो यूपीएसआई हो या यूपीपी कांस्टेबल हो या आपका जो है रेडियो ऑपरेटर हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो, इन सभी में जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको हम क्रम वाइज आपको सॉल्व करवा रहे थे। ये सभी के सभी आपके पीवाईक्यू हैं। तो ये आप सभी के यूपीपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो आपका होने वाला है और यूपी होमगार्ड के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम में। और इसके साथ ही अगर आप कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपका ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, तो उन सभी के लिए ये क्लासेज हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें देखने भी मिलने वाले हैं और सभी के सभी जो है आपके एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन हैं। तो एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। और इसी वीडियो का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वगैरह भी मिल जाएगी, जिसमें आपको बायोलॉजी के अंदर आपको बॉटनी, जूलॉजी, इसके अलावा जो है पॉलिटी, इन सभी की क्लासेज आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमको जो है यूपीपीएससी की केमिस्ट्री की क्लास भी आपको चाहिए, तो जल्दी ही आपके लिए हम उस क्लास का भी व्यवस्था कर देंगे। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप बस पढ़ते रहिए। और जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो एकाग्र होकर लग जाइए, क्योंकि जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने को मिल सकता है। जैसे जैसे हमारे पास खबर मिलती है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को उस खबर से जो है अवगत कराते रहते हैं। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था। मतलब भारत का पहला हवाई अड्डा जो था ये कहाँ पर स्थित था, ये आपको बताना है। तो भारत का जो पहला हवाई अड्डा था ये 1928 में स्थापित किया गया था और इसका नाम है बॉम्बे। ठीक है, इसका नाम है बॉम्बे। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल 2024 में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जिसको हम बोलते हैं, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ये आपको बताना है। मान लीजिए ये आपको आंसर तो बता रहा है कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम जो है अनाईमुड़ी या अनामुड़ी है, और ये कौन से पर्वत श्रृंखला पर है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो अनाईमुड़ी है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए ये भी जो है यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम का ही सवाल है। और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम अनाईमुड़ी कहते हैं, और ये जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। वेलिकोंडा श्रृंखला पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला प्रणाली का हिस्सा है। विंध्य श्रृंखला जो है ये पश्चिम मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो है विभाजक भी माना जाता है। किसको? तो बिंदु को माना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। तो इनका नाम था, आप सभी लोग जानते हैं, इन्हीं के नाम पर जो है जमशेदपुर का नाम पड़ा है। तो ये हो जाएगा सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। 1907 में इन्होंने जो है टिस्को की स्थापना की थी, जो अभी जो है झारखंड में है। पहले जो है ये बिहार में होता था, क्योंकि 2000 में विभाजन हो गया, बिहार का झारखंड अलग बना दिया गया था। तो उसके बाद ये जो है झारखंड का पार्ट बन गया था। तो 1907 में इन्होंने टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो हम कहते हैं टिस्को, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। और इन्हीं के नाम पर आगे चलकर जो है जमशेदपुर उसका नाम पड़ गया था। अगला सवाल देखिए, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए अगर ये भारत का मैप हम बना दें, अगर भारत का मैप हम ये बना दें और कुछ ऐसे एक संकेतक के रूप में, तो कुछ नदियां हैं जो यहाँ पर आपको गुजरात की तरफ आपको देखने को मिलेंगी, और कुछ नदियां जो है ये यहाँ से
आपको देखने को मिलेगी पूर्वी घाट से होते हुए और बंगाल की खाड़ी तक। तो यहाँ से अगर देखें तो नर्मदा नदी जो है ये गुजरात में जाती है, ठीक है, गुजरात में की तरफ बहती है और ये गुजरात वाले तट से जो है बाहर जाती है। अब अगर इधर देखें तो इधर जो है आपका कौन सा सागर पड़ता है, तो इधर जो है अरब सागर, अरेबियन सी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है बी विकल्प सही हो जाएगा और इधर वाले भाग को हम जो है बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो जितनी भी नदियाँ इधर रहती हैं मतलब पूर्व की ओर बहती हैं, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और जितनी भी नदियाँ हमारी जो है पश्चिम की ओर बहती हैं ये हमारी अरब सागर में गिरती हैं। तो ये चीज़ आप लोग कन्फर्म एक बार जो है याद रख कर लीजिएगा, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी नदी जो है कहाँ पर जो है गिरती है, कौन से सागर में जाकर मिलती है। देखिए नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है और नर्मदा नदी विंध्या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर बहती है। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है और यह जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है और यह बिभरस घाटी से होकर बहती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। कौन सा बंदरगाह जो है ये कच्छ गुजरात में स्थित है, तो कांडला या जवाहरलाल नेहरू या पारादीप या मारमागोवा। अब अगर हम देखें पारादीप जो है ये उड़ीसा में है, मारमागोवा जो है ये गोवा में है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की अगर बात करें तो ये आपका गुजरात में नहीं है। जो आपका कांडला बंदरगाह है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। आपका बी विकल्प जो है इसको आपको बताना है कि ये कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं सभी लोग जानते ही होंगे ये मुंबई में है, मैं आपको बता देता हूं, फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए 159 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो श्रीलंका और भारत को जो अलग करता है उसका नाम है पाक जल डमरूबंद या उसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया था 2024 में। देखिए भारत का पड़ोसी देश जो श्रीलंका है और ये जो है पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है और यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका के बीच एक बड़ी सी उथली खाई है। अब देखिए अभी जो हाल ही में वर्ल्ड कप चल रहा है ये भी हाइब्रिड मॉडल पर खेला जा रहा है, जिसमें जो भारत और श्रीलंका है ये आपके जो है आयोजित इसको करवा रहे हैं और भारत और श्रीलंका में ये खेला जा रहा है। अगला सवाल देखिए 160 नंबर का सवाल है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं और पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं ये कौन से राज्य में है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको बैलाडीला की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बैलाडीला की पहाड़ियाँ जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ जो है बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, इसीलिए इसको बैलाडीला भी कहा जाता है। बैलाडीला पहाड़ियों में उच्च गुणवत्ता के जो है लो एस की जो है 14 खदानें हैं। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बैलाडीला से जो है किसका जो है बैलाडीला से क्या निकलता है या किसका उत्पादन किया जाता है, तो लौह का उत्पादन किया जाता है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार के लौह का सर्वाधिक भंडार मौजूद है। अगला सवाल देखिए 161 नंबर का सवाल है, ये भी यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ही पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। देखिए पूर्वी तट पर पूछ रहा है और खारे पानी की झील पूछ रहा है, सबसे बड़ी जो है लैगून झील है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का कहाँ पर है, तो चिल्का आपका उड़ीसा में है। चील उड़ ऐसे याद रख सकते हैं हम, चिल्का जो है ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। देखिए चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित भारत के पूर्वी तट पर खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत नामित भी किया गया था। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो किस बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो इससे पहले आप सबसे पहले देख लीजिए अरब सागर किधर है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी हो जाता है और ये आपका अरब सागर हो जाता है। अब देखिए जो भी होगा वो इसी साइड में होगा। सबसे पहले तो इतना आप याद रखिए जो भी होगा वो इधर ही होगा। तो ये आपका जो है
कोच्चि हो जाएगा, कोच्चि जो आपका केरल में पड़ता है। कोच्चि, इसे जो है अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है और यह केरल के एर्नाकुलम जिले के अंतर्गत आता है। यह बंदरगाह अरब सागर, लक्षद्वीप सागर और हिंद महासागर के समुद्री मार्ग पर आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम में यह सवाल पूछा गया 2024 में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और ये भारत का जो है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इस बंदरगाह को नहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता था और यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई में, मुंबई के पूर्व में अरब सागर में स्थित है। भारत के अन्य प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित हैं। जो कोलकाता है, इसका नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल में है। पारादीप आप जानते हैं उड़ीसा में है और कामराजार या एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में और न्यू मंगलोर जो है ये बंदरगाह ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं मारमा गोवा जो है ये गोवा में है और कांडला बंदरगाह जो है जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका गुजरात में देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, 164 नंबर का सवाल है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती। अगर झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती। कहाँ पर पड़ती ये आपको बताना है। तो ये जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती, याद रखिएगा। और भूमध्य रेखा पर जो है लंबवत पड़ती। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये यूपीपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया था। देखिए, पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है जिसके सहारे पृथ्वी लट्टू की भांति जो है घूमती है। जब आपने लट्टू नचाया होगा तो आपने देखा होगा कि हल्का सा एक तरफ जो है वो झुक के घूमता है। उसी तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो ऐसे ही थोड़ा सा झुक कर घूमती है। अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और दक्षिणी सिरे को जो है दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। मैंने मान लीजिए ये मैंने ग्लोब बना दिया, ये पृथ्वी बना दी, तो ये जो उत्तरी सिरा है इसको हम क्या कहेंगे? ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। मैं यन लिख देता हूँ। और ये जो है इसको आप जो है साउथ पोल बोलते हैं, तो ये मैंने यस लिख देता हूँ, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। पृथ्वी का अक्ष अपनी लंबवत स्थिति से जो है थोड़ा सा जो है 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष जो है कक्ष तल से जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुके होने के कारण दिन एवं रात की अवधि घटती बढ़ती रहती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर ही लंबवत पड़ती और सर्वत्र दिन और रात जो है बराबर हो जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग कर कर उत्तराखंड जो है कब बनाया गया था? तो ये बात है सन 2000 की। बहुत सारे जो है स्टेट को काट कर जो है अलग अलग स्टेट बनाए गए थे। उसमें से एक उत्तराखंड भी था जो उत्तर प्रदेश से काट कर जो है बनाया गया था। देखिए, यूपीएसआई में यह सवाल 2021 में पूछा गया था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिलों को काट कर जो है बनाया गया था। उस समय इसका नाम जो है उत्तरांचल रखा गया था। 2007 में राज्य का नाम औपचारिक रूप से उत्तरांचल से उत्तराखंड में बदल दिया गया और यह भारत का 27वां राज्य बना। इसकी राजधानी जो है देहरादून है। अगला सवाल देखिए, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो सिक्किम से, या ऐसे कह सकते हैं कि जो है सिक्किम को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये 166 नंबर का सवाल है जो यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा नाथुला। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम को जो है तिब्बत से जोड़ता है, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत से जुड़ता है। सिक्किम में ही स्थित जिलेपला दर्रे से भारत तथा चीन के बीच जो है व्यापार किया जाता है। यह दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ता है और यह चुंबी घाटी में स्थित है। अगला सवाल देखिए, मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। मुंडा भाषा ये कौन से भाषा समूह से संबंधित है ये आपको बताना है। 22/11/2021 में सवाल पूछा गया था यूपीएसआई में। तो मुंडा भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाई समूह की भाषा है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रो एशियाई समूह की जो है भाषा है ये, जिसको हम मुंडा भाषा भी कहते हैं। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, जिसे भारत तथा बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग जो है बोलते हैं। यह जो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक शाखा है। मुंडा भाषा वियतनामी भाषा और खमेर भाषा से संबंधित है। ज्ञात हो कि हो, मुंडारी और संथाली इस भाषा की समूह की जो है मुख्य भाषाएं हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश है? स्थल रुद्ध देश है, मतलब समुद्री सीमा जो है नहीं लगती है। तो कौन सा ऐसा देश है जो है भूमिबंध देश है? तो इसका जो सही जवाब है ये आपका जो है नेपाल और कौन सा हो जाएगा? भूटान। ठीक है, नेपाल और भूटान है। तो यहाँ पर देखिए भूटान आपको दिख रहा है, तो ये आपका
सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत के पड़ोस में दो देश जो है भूमिबंध देश हैं, नेपाल तथा भूटान, दोनों भारत के उत्तर हिमालयी रेंज में स्थित हैं और दिए गए विकल्प में से चीन, म्यांमार, पाकिस्तान तीनों की सीमा जो है समुद्र से लगती है। लेकिन आपको भूटान और जो हमारा नेपाल है इसकी जो है सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, ये केवल भूमि से ही घिरा हुआ है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सी विकल्प हो जाएगा। भूटान जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितने दूर तक फैला हुआ है, ये आपको बताना है। इस तरह का सवाल आपने बीपीएससी टीआरई 3 में भी देखा होगा। तो इसका जो सही जवाब है ये 12 जो नॉटिकल माइल होती है, समुद्री मील होती है, यहाँ तक जो है इसका क्षेत्राधिकार है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई बैच 13 दिसंबर 2017 को ये पेपर आया था और इसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है और समुद्री सीमा से कटे फटे तट को सीधा करते हुए एक आधार रेखा खींची जाती है और इस आधार रेखा से जो है 12 समुद्री मील किसी देश का जो है प्रादेशिक क्षेत्र होता है। अगला सवाल देखिए, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है? बनिहाल रेलवे सुरंग जो है कहाँ पर है? अगर आप जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आप इसको देखेंगे और बनिहाल रेलवे सुरंग जो है ये पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा पीर पंजाल जो रेंज है यहाँ पर स्थित है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई बैच 2017 में ये सवाल आपको पूछा गया था। देखिए बनिहाल रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेंज में स्थित है और इस जो है रेल सुरंग की लंबाई 11.215 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रे से उत्तर हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? तो भारत पाकिस्तान को पार करने वाली या जोड़ने वाली एकमात्र सड़क जो स्थित है ये कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब में हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये भी आपका यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए दिल्ली लाहौर बस सेवा भारत की राजधानी नई दिल्ली को पाकिस्तान के लाहौर सिटी से जोड़ती है, जो बॉर्डर ट्रांजिट पोस्ट भागा पंजाब से होकर जाती है। यह एकमात्र ऐसी सड़क है जो भारत पाक सीमा को पार कर जाती है। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा है? जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं दिया गया है, इसीलिए आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसीलिए इसका जवाब जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सी विकल्प जो है और ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश में, और जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो क्योंकि मध्य प्रदेश जो है ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका अरुणाचल सही है। अगर अरुणाचल भी नहीं होता तो आप जो है छत्तीसगढ़ को ढूंढते हैं। अगला सवाल देखिए, हिमालय में पांगसाऊ दर्रा मिलता है। हिमालय में जो पांगसाऊ दर्रा है ये किसको किसको मिलाता है, ये आपको बताना है। तो पांगसाऊ दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को जो है म्यांमार से मिलाता है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। हिमालय में पांगसाऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और यह समुद्र तल से 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है और नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है। अगला सवाल देखिए, 174 नंबर का सवाल है कि एक स्थानांतरण खेती बीबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मतलब जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको बेबर किस राज्य में कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बेबर या दहिया और ऐसे अनेक नाम हैं। ठीक है, तो ये कौन से राज्य में कहा जाता है? तो अगर हम बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश में इसको जो है बेबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको जो है जाना जाता है, इसलिए ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। यूपीएसआई में 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए जो स्थानांतरणशील कृषि है आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं और ख़ासकर आपके बीपीएससी टीआरई 4 में तो यहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो कोरबा जनजाति है ये बेवर तकनीक से जो है खेती करने का इनमें प्रचलन है और बेवर तकनीक सदियों से चली आ रही देसी तकनीक है। इस तकनीक के तहत पहले छोटी और बड़ी झाड़ियों को जला दिया जाता है। इसके पश्चात आग के ठंडा होने के बाद ज़मीन में छेद करके बीज को बो दिया जाता है। इस तकनीक में फसल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी किसानों का जो है गुजर बसर हो जाता है और अनाज पैदा हो जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है? 2 राज्यों की राजधानी अगर आप इसमें से देखें तो चंडीगढ़ देखें, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और पंजाब की जो है राजधानी भी है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में ये सवाल पूछा गया था और यूपीएसआई और एएसआई 2018 में भी 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है।
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। चंडीगढ़ एक ऐसा राज्य और केंद्र मतलब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की राजधानी भी है। चंडीगढ़ के मुख्य जो है वास्तुकार फ्रांसीसी ली कार्बूजियर हैं। तो ये पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है और स्वयं में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसीलिए ए विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है, शॉर्टकट इसका है मित्र पर गमछा झार। तो आप इससे भी आप लोगों को याद ही होगा। वैसे अगर आपको बता दिया जाए तो अगर हम देखें तो ये जो है भारत के 8 राज्यों से, जिसमें आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, यहाँ से गुजरती है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ से ये नहीं गुजरती है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, टोटल जो है वो जो है 8 राज्यों से गुजरती है और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको जो है कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यूपीपी कांस्टेबल में ये सवाल 2018 में पूछा गया था। वही चीज़ें यहाँ भी लिखी है, आप देख लीजिएगा। देखिए, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। देखिए, तो ये आपका पाक जलडमरू मध्य है, याद रखिएगा। वैसे यहाँ पर आपका मन्नार की खाड़ी भी अलग करती है, लेकिन आप पाक जलडमरू मध्य को ही सही मानिए क्योंकि यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य भी दिया हुआ है। अब देखिए, बहुत से लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पाक जलडमरू मध्य है, लेकिन ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, आप इसको याद रखिएगा। देखिए, पाक स्टेट जिसको इंग्लिश में बोल लेंगे, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। साथ ही बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई जो है 53 से 80 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी कौन थी। भुवनेश्वर से पहले जो है उड़ीसा की राजधानी कौन थी, ये आपको बताना है। तो भुवनेश्वर से पहले जो है उड़ीसा की राजधानी थी कटक। ठीक है, कटक थी, याद रखिएगा। बाराबाती स्टेडियम भी जहाँ पर है, बाराबाती स्टेडियम कटक में ही है, आप लोग याद रखिएगा इसको भी। तो ये ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। यूपीएससी 1999 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक थी, जिसे पद्मावती भी कहा जाता था। यह असल महानदी और उसकी सहायक नदी काठजूड़ी के मिलन पर स्थल पर बसा है। वर्तमान में कटक अपनी सुंदर हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश अगर देखें, दिल्ली है, इसके अलावा दमन और दीव है, इसके अलावा पुडुचेरी है, लेकिन मेघालय जो है एक राज्य है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको आसानी से हल कर ले गए होंगे। अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में अगर हम देखें तो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच में है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1934 में ये शिमला में एक समझौता हुआ था, उसके बाद ही खींची गई थी। देखिए, मैकमोहन रेखा उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन करती है। सन 1914 में शिमला में हुए ब्रिटिश भारत चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह सीमा निर्धारित करके औपचारिक रूप से सीमा का विभाजन किया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक उदाहरण है। प्रवाल से कौन सा बना हुआ है, यारदंग या सीफ या प्रवाल द्वीप या बरखान। तो अगर हम देखें, अटाल जो होता है, जो प्रवाल द्वीप होते हैं ये प्रवाल ही होते हैं, याद रखिएगा। एक दूसरे के ऊपर जब जो कोरल है वो मर जाते हैं तो उन्हीं से जो है प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। तो इसका बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। यूपीएससी 2021 में ये सवाल पूछा गया था। प्रवाल द्वीप एक अंगूठी के आकार की जो है मूंगा चट्टान है जो आंशिक रूप या पूर्ण रूप से खारे पानी से घिरा होता है। इसके किनारे पर मूंगा द्वीप होते हैं। प्रवाल द्वीप प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है। अरब सागर में केरल के तट से पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप का जो है उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, इंडस वाटर या सिंधु जल समझौता भारत को नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो भारत को कौन कौन से नदी के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो है रावी, व्यास और सतलज का जल जो है भारत इस्तेमाल करेगा, ऐसा इसमें समझौता हुआ था। बाकी सिंधु, झेलम और चेनाब ये सभी नदियों का जो जल है ये आपका जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारत रावी, व्यास और सतलज का जल जो है इस्तेमाल करेगा। देखिए, विश्व बैंक की मध्यस्थता के तहत भारत और पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज के जल का उपयोग भारत को आवंटित किया गया, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम के जल का उपयोग जो है पाकिस्तान को आवंटित किया गया। अगला सवाल देखिए, 183 नंबर का सवाल है, इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ जो है ये कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
आप अगर देखेंगे तो ये आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेंगी, ठीक है, पश्चिमी घाट में। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 में ये एग्जाम में जो है ये सवाल पूछा गया था। इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और ये भारत में दक्षिण पूर्वी केरल और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इन पहाड़ियों का नाम इलायची मसाले के उत्पादन के कारण पड़ा है। इलायची की पहाड़ियाँ सहित पश्चिमी घाट और पेरियार उपसमूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया ये आपको मेघालय में देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? तो ये मेघालय में देखने को मिलेंगी, इसीलिए बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो वैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लू माउंटेन किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है इसका सही जवाब जो है आपका डी विकल्प हो जाएगा। फोंगपुई जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है और यह पूर्वोत्तर भारत की जो है लुसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह जो है 2157 मीटर ऊंचा है। तो दक्षिण पूर्व मिजोरम में बर्मा की सीमा के पास स्थित है। यह मिजोरम राज्य के लांग तलाई जिले में फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। अगला सवाल देखिए 186 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे स्थिर पठार है? भारत में सबसे स्थिर पठार इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में यह सवाल आपका पूछा गया था। देखिए दक्कन का पठार भारत का सबसे स्थिर पठार है और यह विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व और पश्चिम की जो सीमा है ये क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा से हुआ है और यहाँ पर जो है कपास की खेती जो है काफ़ी अच्छे ढंग से होती है। अगला सवाल देखिए, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? मतलब लघु हिमालय और बाहरी हिमालय जो है इसके बीच की जो सपाट भूमि है इसको किस नाम से जाना जाता है, आपसे ऐसे पूछ रहा है। तो 187 नंबर का जो सवाल है इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसको दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय या शिवालिक के बीच जो है अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं। इनको पश्चिम और मध्य भाग में दून और पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है। देहरादून, हरिद्वार ऐसे ही जो है मैदान है और यह समतल धरातल युक्त नम्र जो है घाटी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला के एक छोर पर लद्दाख को, कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी को जो है अलग करती है? हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। तो ये कौन सी श्रृंखला जो है जो एक छोर पर जो है लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और दूसरे छोर पर जो है हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? जास्कर पर्वत श्रृंखला हो जाएगा, जास्कर। मैंने आपको बताया था कि जो है जब आपसे पूछा जाता है कभी कभी जो है इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधर और शिवालिक, तो इस क्रम में आपको इसको भी याद रखना है। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक बार इसका क्रम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे पहले काराकोरम, फिर आपका लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीरपंजाल, उसके बाद धौलाधर और फिर आपका शिवालिक। तो ये क्रम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लिखिएगा जरूर। देखिए जास्कर पर्वत श्रृंखला कश्मीर राज्य की दक्षिण पूर्वी सीमाओं में एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान की पूर्वी सीमा तक फैली हुई है। यह श्रृंखला ट्रांस हिमालय श्रृंखला की एक शाखा है। यह पर्वत श्रृंखला लद्दाख को कश्मीर घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति घाटी को किन्नौर से अलग करती है। देखिए अगला सवाल जो है ये 189 नंबर का सवाल है। यूपीएसआई बैच में पूछा गया था, मतलब बैच बैच 1, बैच 2 ऐसे करके पेपर होते थे। तो मुख्यतः जो है यूपीएसआई 2017 में ये सवाल पूछा गया था कि नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। नीलगिरी जो पर्वत है ये किस तरह के पर्वत का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो नीलगिरी जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, इसे याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिम घाट की पर्वतमाला है और यह तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में फैला हुआ है। अवशिष्ट पर्वतों में से सतपुड़ा, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ आदि भी शामिल होते हैं। अगला सवाल देखिए, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है, माउंट कंचनजंगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है आपका एवरेस्ट है, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सबसे बड़ा जो है आपका माउंट एवरेस्ट, उसके बाद K2 गार्डन आस्टिन और उसके बाद जो है
उसके बाद जो है आपका कंचनजंगा 8,586 मीटर है। अगला सवाल देखिए, भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला कौन सा है? मतलब सबसे कम आयु मतलब सबसे नवीन कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे नवीन अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे नवीन अगर देखें तो हिमालय हो जाएगा। अरावली तो है जो सबसे प्राचीन है, हिमालय जो है सबसे नवीन है। यूपीएसआई 2001 में यह सवाल पूछा गया था। हिमालय पर्वत एक नवीन तथा वलित पर्वत श्रृंखला है जो अभी विकास की अवस्था में है। हिमालय पर्वत का निर्माण आज से 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व सागर तल के नीचे धंस जाने के कारण हुआ और अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम तथा मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं की एक श्रेणी है। अगला सवाल देखिए, 192 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो अब ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये आपका भारत का मैप हो गया। अब यहाँ से जो पश्चिम की तरफ नदी बहेगी, ठीक है, पश्चिम की तरफ जो बहेगी ये डेल्टा नहीं बनाएगी और जो पूर्व की तरफ बहेगी ये आपका डेल्टा बनाएगी। तो यहाँ पर गंगा, देखिए गंगा नहीं बनाएगी, कावेरी भी नहीं, महानदी भी नहीं, ये आपका नर्मदा हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नर्मदा जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, जो मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात से होते हुए बड़ौच के निकट खम्भात की खाड़ी में गिर जाती है। यह एक भ्रंश घाटी में बहती है और जिसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा भारत के सबसे बड़े एस्चुरी का जो है निर्माण भी करती है। अगला सवाल देखिए, मुहानों का जल समुद्री जल से कम खारा होता है या नदी के पानी की सतह तरह जो है कम खारा होता है? कैसा होता है ये आपको बताना है। तो जो मुहाने का जल होता है ये समुद्री जल से जो है कम खारा होता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मुहानों का जल समुद्री जल से कम खारा होता है क्योंकि सभी नदियाँ किसी न किसी समुद्र में मिलती हैं। जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है उस जगह खारे और मीठे पानी का संगत होता है, जिससे उस मुहाने के जल की लवणता जो है कम हो जाती है। अगला सवाल देखिए, 194 नंबर का सवाल है और यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सी नदी जो है हैदराबाद शहर से होकर बहती है। अब कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका मूसी नदी हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है और इस नदी का स्रोत जो है अनंतगिरी पहाड़ी है जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। हिमायत सागर और उस्मान सागर इस नदी पर बनाए गए बांध हैं जो हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। मीनाचिल केरल के कोंडपम जिले में है तथा नेत्रावती पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती है। अगला सवाल देखिए, भारत की विविध नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है। वैसे तो नाम की है, अभी भी इसमें कुछ खास हो नहीं पाया है, कोई प्रगति नहीं कर पाई ये योजना, लेकिन योजना है तो है। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है। इसका उद्देश्य नदियों के किनारे अवस्थित शहरों, विशेष रूप से नदी तट पर बसे मोहल्लों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण, रखरखाव एवं संचालन पर विशेष ध्यान देना, स्वच्छता से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर खर्च करना, नदी की जैव विविधता को संरक्षित करना, समन्वित नदी प्रवाह व्यवस्था करना और नदी जल की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए नदी में प्रदूषण स्तर को कम करना है। अगला सवाल देखिए, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? बिहार में तो बहती है भाई, और ये देखिए पश्चिम बंगाल में बहती है और उत्तराखंड में बहती है, लेकिन अरुणाचल में नहीं बहती है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो यमुना और बेतवा नदियों का संगम जो होता है ये हमीरपुर में होता है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यमुना और बेतवा नदी का संगम हमीरपुर में होता है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो बिंद श्रेणी से निकलती है। बेतवा नदी पर प्रसिद्ध माता टीला बांध है। बेतवा और किन नदी को नदी जोड़ो परियोजना के तहत जो है जोड़ा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा जो है कौन सी भारतीय नदी से बनी हुई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गिलगित। ठीक है, गिलगित नदी जो है इसकी दक्षिणी सीमा जो है काराकोरम की दक्षिणी सीमा इसी से बनी हुई है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए, काराकोरम की दक्षिणी सीमा गिलगित, सिंधु और श्योक नदियों द्वारा पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाई गई है, जो हिमालय सीमा के उत्तरी पश्चिमी छोर से सीमा को अलग करता है। इसके उत्तर पश्चिम में पमीर पठार स्थित है। गिलगित नदी जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली सिंधु की सहायक नदी है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। नासिक तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर आपका कुंभ भी लगता है, और आपका निजामाबाद भी है और नांदेड़ भी है। ये आपका नवसारी जो है, ये आपका गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद शहर जो है गोदावरी नदी पर बसे हुए हैं, और इसकी लंबाई कितनी है गोदावरी की, तो 1465 किलोमीटर। इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किंतु नवसारी शहर जो है पूर्णा नदी पर स्थित सूरत से 17 मील दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है, याद रखिएगा। अगला सवाल जो सेशन का आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो अभी आपने देखा 1465 किलोमीटर की लंबाई वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपका जो है गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी है। मैंने गलत टिक कर दिया था इधर, तो ये गोदावरी है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो देखिए गोदावरी 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर जो है त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। महानदी 851 किलोमीटर, ये जो है सिहावा पर्वत श्रेणी से छत्तीसगढ़। कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर, और जो है कावेरी जो है 765 किलोमीटर। कहाँ से, तो ये महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कृष्णा, और ये सिहावा पर्वत श्रेणी से महानदी निकलती है। और कावेरी का उद्गम जो है ये आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से भी होता है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से। तो आप इसको याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप जो है सेशन को काफ़ी ज़्यादा प्यार देंगे। वैसे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा आपका जो है प्यार नहीं मिल रहा है, और मैं आपसे प्रयास करूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जवाब कैसा लगा, और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है सवाल, उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।